नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री ने बीजेपी का दामन थाम लिया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी, संगठन महामंत्री सतीश ठाकुर समेत कई नेता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से इसके बारे में ट्वीट कर जानकारी दी गई है। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वो कई संगठनात्मक और सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही हैं। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी ने शुक्रवार को कहा कि 5 राज्यों में हालिया विधानसभा चुनाव में पार्टी के शानदार प्रदर्शन के बाद नड्डा का यह पहला राज्य दौरा होगा। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में जीत दर्ज की थी। नड्डा इस दौरान 25 से ज्यादा स्थानों पर दौरा करेंगे और जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। उनके गृह राज्य में उन्हें सम्मानित करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। आम आदमी पार्टी लगातार हिमाचल को जीतने की बातें कर रही है। पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को जीत मिली, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और अब नजर हिमाचल पर और गुजरात पर है। और ऐसे में रोड शो किए जा रहे हैं, दौरा किया जा रहा है। केजरीवाल की तरफ से मनीष सिसोदिया भी वहां पर पहुंचे थे और ऐसे में पार्टी को मजबूत करने की कोशिश लगातार जारी। लेकिन इस बीच में हिमाचल में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा, जहां प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। और लगातार जो है इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही हैं। वहीं इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। एसएस जोगता है, प्रवक्ता हैं हिमाचल आम आदमी पार्टी के। एसएस जोगता जी, आपका बहुत स्वागत है एफएम न्यूज पर। थैंक यू, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जोगता जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को लगातार कॉन्फिडेंस एक तरीके से हम देख रहे थे जो बढ़ रहा था, पंजाब में जिस तरीके से जीत मिली, कहीं ना कहीं वो जीत कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए काफी है। और ऐसे में हिमाचल को जीतने की तैयारी में आम आदमी पार्टी थी, तो बड़ा झटका ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को लगा है जब बड़े नेता पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इसमें ऐसा है, वो कोई बड़े नेता नहीं थे, वो ऐसे ही प्लान किए थे भाजपा द्वारा आम आदमी पार्टी में। ही वॉज प्लांटेड इन बीजेपी इन आम पार्टी। तो सूपर लेटर उन्होंने जाना ही था, उनका कोई जनाधार नहीं है, कोई कुछ नहीं है उनका, अंडरस्टैंड मैम। तो इसलिए अगर टाइम से चले गए तो ठीक हुआ, और ऐसे लोगों की हमें जरूरत भी नहीं थी। और आपने ऐसे लोगों को अच्छा खासा पद भी दे रखा है। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने उनको प्लांट किया था और आपने उन्हें बड़े बड़े पद भी दे रखे हैं। वो एक्चुअली ऐसा हुआ, शुरू में जब उनको पद दिया गया था तब हमारा जो क्या नाम कुनवा है वो बढ़ रहा था, तो उन बिटवीन वो गलती से थोड़ा हो गया होगा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं लेकिन है। ये गलती कहीं आगे भारी ना पड़ जाए चुनाव में, क्योंकि जब चाहे कुछ भी हो बड़े तो तब पड़ता है मैडम। देखिए, अगर उनके हाथ बीजेपी में और भी सिर्फ वो 3 लोग थे, वो भी जो उन्हीं की साइड के हैं, मतलब वो तो नालागढ़ उन्ना के साइड के हैं, तो वो उन्ना के खुद ही हैं, और तीसरा नालागढ़ का है जो सतीश ठाकुर है। तो ये कहेंगे, आपका कहना ये है कि इनके जाने से कोई ज्यादा फर्क पार्टी को नहीं पड़ेगा हिमाचल में? बिल्कुल नॉट एट ऑल। अब हमारा स्ट्रॉन्ग संकट रहेगा, बस अब हमारा जो नई जो अध्यक्ष जो पार्टी हाईकमान जिसको सजेस्ट करेगी बेटर, और उसको हम बनेंगे और उसके दिशा निर्देशों के अनुसार हम चलाएंगे। कोई ऐसा बड़ा चेहरा जिसका नाम सामने आ रहा हो, किसके नाम पर मोहर लग सकती है? नहीं, अब चेहरा पार्टी हाईकमान सजेस्ट करेंगी तो हमारे पास है, ऐसी बात नहीं है। जिसको भी पार्टी की नॉलेज में है उनको सब पता है, सब क्या कब क्या करना है, ये चेहरा भी सामने आ जाएगा। जोगता जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि पार्टी को मजबूत किया जाएगा, जो हाईकमान का फैसला होगा उसकी तरफ से नए चेहरे जो है, नया चेहरा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बैठेगा। तो ऐसे में अगर, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में जीत मिली है, कॉन्फिडेंस आम आदमी पार्टी का काफी बड़ा है और वो बयानबाजी में भी दिखाई दे रहा है, ऐसे में हिमाचल को जीतने के लिए क्या कंसेप्ट जो है आम आदमी पार्टी लेकर सामने आ रही है? वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें ऐसा है, जो हमारे और केजरीवाल जी की जो आम आदमी पार्टी की जो मुख्य, जी, खासकर जिस तरह से दिल्ली ले लीजिए,
जैसे नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल लेकर पूरे देश को भ्रमित किया है, वहां जबकि वहां जीरो था, गुजरात में कुछ भी नहीं था। लेकिन दिल्ली में हमारा प्रूफ है, चाहे वो वर्ल्ड क्लास की शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक्स हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे फ्री ट्रांसपोर्टेशन की समस्या हो, महिलाओं के लिए बिजली पानी की समस्या हो। बिजली देखो, अरुणाचल प्रदेश स्टेट के लिए जो बिजली जनरेट करके नॉर्थन इंडिया के काफी स्टेट्स को बिजली है, जिसमें केजरीवाल जी की स्टेट को भी बेचते हैं महंगे दामों पर। और केजरीवाल जी वहां अपने 2.5 करोड़ जनता को जो है वो बिजली 200 यूनिट फ्री दे रही है और 20,000 लीटर पानी जो है पर मंथ फ्री दे रही है। वो पानी भी हमारा ही है। जबकि हमारी सरकार, जो बीजेपी की सरकार यहाँ पर है, हमारे धरती से बिजली भी बेची जा रही है, पानी भी बेचा जा रहा है, लेकिन हमारे को सस्ती तो छोड़ो, मुफ्त तो छोड़ो, सस्ती भी नहीं मिल रही है। और रॉयल्टी का भी कोई प्रावधान नहीं अभी तक रखा हुआ है, जो कि एक देखिए जोगता जी, चाहे जो मैदानी इलाके होते हैं, मैदानी इलाके और पहाड़ी इलाके दोनों के जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं। तो अगर हिमाचल की हम बात करें, कौन से ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं जिसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी और जिन मुद्दों के दम पर आप चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, चीज होते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, पानी, बिजली और टूरिज्म की वास्ट संभावना के अंदर। जिस तरह से भगवान ने टूरिज्म के क्षेत्र में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे को दिया हुआ है, बस थोड़ी सी उसमें मेहनत करनी है और उसमें लाखों बेरोजगार जो है उसमें अपने आप को गुजर बसर कर सकते हैं, अपने बाल बच्चों को पाल सकते हैं। और दूसरी तरफ बिजली के छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बेरोजगारों को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत उनको आवंटित कर सकते हैं और लॉन्ग रन में उनको सब्सिडी देकर 80-90% और बाद में जब उनका बिजली जनरेशन में अपना ठीक हाथ बैठता है तो वो दूसरी स्टेटों को, दूसरे लोगों को बेचेंगे वो बिजली। और टूरिज्म क्षेत्र, बिजली का क्षेत्र और पानी के क्षेत्र में तो पानी से तो बिजली बनती है। और दूसरी जगह बेरोजगारी की समस्या जो है, उसे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत जैसे लघु उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग है, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, अगर जैसे 2.5 लाख पद, 2 लाख पद जो है आज गवर्नमेंट सेक्टर में खाली है, वो भी नहीं भरे गए हैं, तो 2 लाख तो वो चले गए, बाकी टूरिज्म के क्षेत्र में जाएंगे, बाकी जो बचे हैं वो बिजली प्रोजेक्ट के क्षेत्र में जाएंगे। तो बेरोजगारी तो एट ए टाइम खत्म हो जाएगी हमारी। और दूसरे बेरोजगारी मेले जैसे इंडस्ट्रीज को लेकर के ले लीजिए, ब्रोटीवाला, नागरबद्दी और ऊना में जो टेंडर लगी है, वो पूर्व की सरकारों ने जो है 180 धारा के तहत जो भूमि उनको आवंटित की है, उस एमओयू में ये कंडीशन थी कि 80% जो रोजगार है हिमाचल प्रदेश की इंडस्ट्रीज में हिमाचल के बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा। और उन इंडस्ट्रीज में आज एक भी रोजगार, मतलब 80 लोग भी नहीं लगे हुए हैं। तो उसी तरह से इसमें अपने सीमेंट प्लांट की बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात के लोग यहाँ पर लगी हुई है, उसमें भी हमारे बेरोजगार जो है मतलब ना ही लगे हुए हैं। जबकि एमओयू में साइन जब हुआ था कि हिमाचल के लोगों को जो है 80% रोजगार दिया जाएगा, वो महरूम हुए और हमारी सरकार ने इन तमाम। अच्छा जोगता जी, आपने पर्यटन की बात करी, लेकिन बीजेपी सरकार तो बार बार ये कहती है कि हमने पर्यटन को लेकर बहुत काम किया है हिमाचल में। इस बारे में मेरा ये कहना है कि अगर तुमने पर्यटन के क्षेत्र में काम किया तो आप श्वेत पत्र जारी किए इलेक्शन से पहले। अभी 4 साल हो गए, आप 5 काम गिनाओ प्रदेश में तुमने जो किए हैं, उसके श्वेत पत्र जारी करें कि आपने टूरिज्म के क्षेत्र में इतना काम किया है, बेरोजगारी की समस्या को निपटने के लिए ये काम किया है, बिजली प्रोजेक्ट का दोहन करने के लिए लोकल लोगों के लिए ये काम किया है, ये बताइए। मैं दावे से कहता हूँ, अगर नगर निगम शिमला के इलेक्शन में और विधानसभा के इलेक्शन से ये श्वेत पत्र जारी करे, नहीं तो ये नया मैनिफेस्टो हर बार बनाते हैं और पिछला मैनिफेस्टो के काम गिनाते नहीं, पब्लिक के बीच में जाते नहीं है। और हमारा दिल्ली सरकार में जो केजरीवाल जी की नीतियां है, पहले हम नया जो पुराना जो मैनिफेस्टो है उसके ऊपर गिनने काम हुए, उसको लेकर पब्लिक के बीच में जाते हैं, उसके बाद नया मैनिफेस्टो जो है बना के फिर पब्लिक के बीच में। जी चलिए जोगता जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पर दिया और चर्चा का हिस्सा बने। हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ ही यहाँ पर जुड़े, जहाँ उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये जो नेता हैं जिनके जो गए हैं, बीजेपी का दामन जिन्होंने थामा है, इनके जाने से पार्टी को ज्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा और नए चेहरों को, जिनको आला कमान की तरफ से मंजूरी मिलेगी, उनको इन पदों पर बिठाया जाएगा। हालांकि
बात चाहे कुछ भी कही जाए फिलहाल प्रवक्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से, लेकिन एक बड़ा झटका जरूर आम आदमी पार्टी को ये लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी हिमाचल में जिस तरीके से जीत के दावे कर रही है, बातें की जा रही हैं, उनको के बीच में जब ऐसे बड़े चेहरे पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं झटका पार्टी को जरूर लगता है। देखिए, कार्यकर्ता की अनदेखी और हिमाचल की जनता का अपमान, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पिछले 8 साल से पार्टी के लिए लगे हुए हैं, देर रात एक करके 4 व्यक्तियों से वहां संगठन का काम शुरू किया था, 8000 ऑफिशियल पदाधिकारी तक बना दिया था। पिछले 1.5 साल से हम घर में नहीं बैठे, मेरी टीम पिछले 8 साल से 1.5 साल से तो घर में बैठी नहीं। इतना काम करने के बाद भी अभी जो 6 तारीख को अरविंद जी की और भगवंत मान जी की जो रैली मंडी में रखी गई थी, वहां पर हमारे नेता आए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धूप में खड़े होकर 4-4 घंटे इंतजार करते रहे, किसी से बात करने का, मिलने का। श्रीलंका में भारत के उच्च आयुक्त गोपाल बागले ने संकट के बीच भारतीय सेना को तैनात किए जाने की खबरों पर बयान जारी किया। साथ ही उन्होंने भारत के श्रीलंका से रिश्तों पर भी महत्वपूर्ण बात की है। गोपाल बागले ने कहा कि श्रीलंका में भारतीय सेना की तैनाती को लेकर अफवाह 1 अप्रैल से चल रही है। आयोग ने पहले भी इस दावे को खारिज किया। ऐसे में दावों को निराधार करार देते हुए उन्होंने कहा कि अब ऐसी अफवाहें नहीं फैलाई जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि संकट की घड़ी में भारत पड़ोसी प्रथम की नीति पर चलते हुए श्रीलंका की मदद के लिए तैयार है। बागले ने कहा, श्रीलंका भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी है। श्रीलंका के साथ हमारे संबंध 3 कारकों पर निर्भर है: वसुदेव कुटुंबकम, डॉक्टर ऑफ सागर और नेग बॉरहुड फर्स्ट। यानी कि भारत ने कोविड के दौरान श्रीलंका को जो मदद पहुंचाई और दवा और अन्य आवश्यक चीजें मुहैया कराई थी, मौजूदा संकट में के वक्त में भी भारत श्रीलंका की मदद के लिए आ गया है। श्रीलंका में कोविड के बाद आर्थिक सुधार के लिए भारत यहां की सरकार से संपर्क में बना हुआ है। वहीं भारत श्रीलंका के बीच में घनिष्ठ संबंधों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में जब कोविड का कहर था तो श्रीलंका ने प्रार्थना की थी ताकि भारत इससे उबर सके, और जब श्रीलंका इससे पीड़ित हुआ तो भारत ने प्रार्थनाओं के साथ साथ इससे उबरने के लिए जरूरी दवाओं और अन्य चिकित्सीय सामग्री के साथ श्रीलंका की मदद की। वहीं भारत के उच्च आयुक्त गोपाल बागले ने आगे क्या कुछ और कहा, सुनिए जरा। This is a relationship which is a very special relationship, the relationship between India and Sri Lanka. India-Sri Lanka relationship has a confluence, has the coming together of 3 very important streams in India's foreign policy, in the foreign policy of the current regime, current government under the leadership of Prime Minister Shri Modi in India. Those 3 streams are Vasudhaiva Kutumbakam, the whole world is one family. Neighborhood first, quite obvious. Neighbors come first. And the doctrine of Sagar, SAGAR, security and growth for all in the region, which is related to our maritime shared space and what the cooperation in maritime safety, security and prosperity and peace that we are building with Sri Lanka and other countries of the Indian Ocean. हरदोई के रसखान प्रेक्षागृह में आयोजित स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण समारोह में यूपी के आबकारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल पहुंचे, जहां उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि देश उन्हें सीरियसली नहीं लेता तो उन पर हम क्या टिप्पणी करें। जिसके बाद उन्होंने स्मार्टफोन और टैबलेट पाए छात्र छात्राओं से अपील की और कहा कि इससे अपने ज्ञान को बढ़ाएं और अपना मुकाम हासिल करें। पबजी खेलने और फिल्म देखने में समय व्यतीत न करें। कार्यक्रम में मंत्री ने CSNPG कॉलेज के चयनित 682 उच्च शिक्षा के छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किया। इस मौके पर उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए गए टैबलेट और स्मार्टफोन का प्रयोग शिक्षा की तकनीकी सशक्तिकरण के लिए करें। वहीं इस मदरसों में स्कूल में ड्रेस कोड को लेकर नितिन अग्रवाल ने कहा कि इसमें बुराई क्या है। अगर हम किसी देश में रहते हैं तो उस देश के कानून को भी सभी को पालन करना चाहिए। हम अगर ड्रेस कोड लागू करना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं मानता। हम भारत में रहते हैं, इसलिए हम सभी के लिए भारत का एक कानून बनना चाहिए। किसी भी देश एक कानून से ज्यादा होगा तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दल की राजनीति खत्म हो चुकी है।
यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय का ट्विटर अकाउंट शुक्रवार देर रात को हैक हो गया। हैकर ने सीएमओ के हैंडल की डीपी और बैकग्राउंड वाली तस्वीर बदलने के साथ ही सैकड़ों यूजर्स को टैग करके कई सारे ट्वीट भी कर दिए। जानकारी के मुताबिक सीएमओ का ये अकाउंट करीब 12:30 के आसपास हैक कर लिया गया। ये गड़बड़ी करीब 40 मिनट तक ऐसे ही बनी रही और 1 मिनट 10 सेकंड पर अकाउंट फिर से रिस्टोर 1:10 पर यह अकाउंट फिर से रिस्टोर होना शुरू हो गया। हालांकि रिस्टोर हो जाने के बाद भी इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। देर रात सीएमओ यूपी के अकाउंट को हैक किए जाने के बाद सबसे पहले तो प्रोफाइल में लगी तस्वीर को बदल दिया गया। इसके बाद ब्लू बेजर नाम से एक ट्विटर हैंडल के स्क्रीनशॉट को जिफ फॉर्मेट में शेयर किया गया। इस स्क्रीनशॉट वाले ट्वीट को प्रोफाइल में पिन ट्वीट भी किया गया ताकि ये सबसे ऊपर दिखाई दे। यहां तक कि प्रोफाइल में पीछे लगी तस्वीर या बैनर को भी बदल दिया गया था। अकाउंट हैक होने के बाद लगातार जो है हैकर ने जिस तरीके से ट्वीट को पिन किया था उसमें एनिमेटेड तस्वीर बनाने के लिए ट्यूटोरियल की जानकारी दी गई थी। इसके साथ ही 3 स्टेप्स की प्रोसेस भी बताई गई। इसके एक लिंक भी दिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय की प्रोफाइल का बायो भी बदल दिया गया था। इसमें सीएमओ को बोर्ड ऐप वापसी और युगा लैब्स का सह संस्थापक बताया गया। इससे पहले बीती 27 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्विटर अकाउंट सुबह 10 बजे हैक कर लिया गया था। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले आरोपी के जो मुर्तजा अब्बासी है उसको लेकर लगातार चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। एक मौलाना ने पुलिस को बयान देते हुए कहा कि उसके पिता ने कहा था कि मुर्तजा पर किसी ने काला जादू कर दिया है। दरअसल मुर्तजा अब्बासी नवी मुंबई स्थित जिस ताज हाइट बिल्डिंग में रहता था उसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर एक मस्जिद भी बनाई गई है। मिली जानकारी के मुताबिक मुर्तजा अक्सर बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर बने मदरसे में आया करता था। अब इसी मामले में नवी मुंबई के एनआरआई पुलिस स्टेशन में मदरसे में पढ़ाने वाले मौलाना का बयान दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक मुर्तजा को लेकर मदरसे में पढ़ाने वाले मौलाना ने कहा कि साल 2016 में मुर्तजा के पिता मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि उनके बेटे पर शायद किसी ने काला जादू कर दिया। उसका बर्ताव पूरे तरीके से बदल गया है। वो रात को सोता नहीं, कुछ अजीब बर्ताव करता है। मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस इस मस्जिद के बारे में जानने में जुटी हैं क्योंकि रिहायशी इमारत में इस तरीके से मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं दी गई है। साथ ही नवी मुंबई पुलिस को इस मस्जिद के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। पुलिस ने नवी मुंबई म्युनिसिपैलिटी को इस इमारत की वैधता जानने के लिए खत लिखा है। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों ने यह भी जानने की कोशिश की है कि जब मुर्तजा अब्बासी इस मस्जिद में आता था वो किस किस के संपर्क में था, क्या यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जो कट्टरता के काम में लगे हैं। मुर्तजा यहाँ कब कब आया था, इन तमाम तरह की जानकारियों को जुटाने में पुलिस लगी हुई है। यूपी में विधान परिषद की 36 सीटों पर सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई जो कि 4 बजे तक चलेगी। आपको बता दें कि इस चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी क्योंकि कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी ने विधानसभा परिषद के चुनाव में कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है। उत्तर प्रदेश के उच्च सदन की 36 सीटें 35 स्थानीय अधिकारियों के निर्वाचन क्षेत्रों में फैली हुई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय यूपी के अनुसार चुनावी मैदान में 95 उम्मीदवार हैं। 739 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा जिसमें 1,20,657 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने की उम्मीद कर रही हैं। 8 स्थानीय प्राधिकरणों के निर्वाचन क्षेत्रों से 9 विधान परिषद सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। निर्वाचन क्षेत्र है बदायूं, हरदोई, खीरी, मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, हमीरपुर, अलीगढ़, बुलंदशहर, मथुरा, एटा, मैनपुरी। मथुरा, एटा, मैनपुरी स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन क्षेत्र से 2 एमएलसी निर्विरोध चुने गए जबकि बाकी निर्वाचन क्षेत्रों से एक एमएलसी निर्वाचित हुए। जानकारी के मुताबिक जिन स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आज मतदान होगा उनमें मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, झांसी, जालौन, ललितपुर, कानपुर, फतेहपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, मेरठ, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर शामिल हैं।
पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान को तगड़ा झटका लगा है, लेकिन इस बीच देश में सियासी घमासान जारी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसला सुनाने के बाद आज नेशनल असेंबली में इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इस पर मतदान होगा। इस बीच इमरान ने अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से विपक्ष की एकता को दरकिनार करते हुए अंतिम गेंद तक लड़ने का संकल्प लिया। इमरान खान ने कहा कि हमारे देश के लिए मेरा संदेश है कि मैं आखिरी गेंद तक पाकिस्तान के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा और लड़ता रहा भी हूं। आपको बता दें कि एक अखबार से जुड़ी पार्टी के सूत्रों ने हवाला दिया है कि पीटीआई में राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में अपने विधायकों के इस्तीफे पर भी विचार चल रहा है, क्योंकि इमरान के नेशनल असेंबली में शनिवार को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के वक्त हारने की आशंका है। उधर विपक्ष ने देश भर में रैलियां करने की योजना बनाई है। विपक्ष इस्लामाबाद में साझा रैली भी निकाल सकता है। माना जा रहा है कि इसे नवाज शरीफ लंदन से वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद 9 अप्रैल को 10 बजे नेशनल असेंबली में इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में पहले पूर्व पीएम नवाज शरीफ सक्रिय हो गए। उनकी एक रैली में देश को लंदन से वर्चुअल माध्यम से संबोधित करने की योजना है। वहीं पाकिस्तान में चल रहे सियासी संकट के बीच में इमरान खान की तरफ से अपने भाषण में भारत की तारीफ करने पर अब नया घमासान शुरू हो गया। इस मामले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने इमरान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर आप भारत को इतना पसंद करते हैं तो पाकिस्तान छोड़कर वहां शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते। उन्होंने कहा कि सत्ता जाते देख पागल हो रही इस व्यक्ति को बताना चाहिए कि उन्हें किसी और से नहीं बल्कि उनकी पार्टी ने ही बाहर का रास्ता दिखाया है। वहीं पाकिस्तान में जब से विपक्ष ने इमरान खान के खिलाफ मोर्चा खोला है, तब से इमरान खान कई बार भारत की विदेश नीति की तारीफ कर चुके हैं। हमारे साथ ही हिंदुस्तान आजाद हुआ था, वहां बहुत सम्मान और प्यार मिला। वो एक खुददार कौम है, किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं कि वहां ऐसा कुछ कर दे। मैं हिंदुस्तान का विरोधी नहीं हूं। कश्मीर आरएसएस की वजह से रिश्ते खराब हुए हैं। भारत की विदेश नीति आजाद है। और अब बात करेंगे कोरोना की। जी हां, कोरोना की नए वेरिएंट एक्सी ने गुजरात में भी दस्तक दे दी है। बता दें कि वहां पर इस नए वेरिएंट के पहले मामले की पुष्टि की गई है। आपको बता दें कि 13 मार्च को शख्स कोविड पॉजिटिव निकला था, लेकिन एक हफ्ते बाद उसकी स्थिति ठीक थी। जब सैंपल के नतीजे आए तो उसमें वो शख्स एक्सई वेरिएंट से संक्रमित निकला। अब चिंता की बात यह है कि कोरोना का यह नया वेरिएंट सबसे ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। BA.2 वाला जो वेरिएंट है उसकी तुलना में एक्सी वेरिएंट 10% ज्यादा संक्रामक है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।